एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दे दी हुई हैं और बोला गया है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहले देख लेते हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपने बेसिकली मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और ये रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर है। अब अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट आएगा ना सबसे पहला, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। दी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू मस्ट बी 1, कि हर रो के अंदर आपके पास जीरो के बाद जो भी पहली वैल्यू आएगी ना वो हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, देन इस जीरो के बाद यहाँ पे 1 है, एंड देन इन 2 जीरोस के बाद यहाँ पे 1 है। दी वैल्यू 1 शुड मूव इन अ स्टेयरकेस फॉर्म। स्टेयरकेस फॉर्म इस तरह से होती है, बिल्कुल स्टेयर्स टाइप। और आपके पास ये जो लीडिंग एलिमेंट होगा ना, ये आपके पास स्टेयरकेस फॉर्म की तरह मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके यहाँ से, एंड देन इस तरह करके यहाँ से। देयर शुड बी जीरोस बिलो ऑल द लीडिंग वंस। आपके पास जो भी लीडिंग वंस आएंगे ना, उनके नीचे हमेशा क्या होगी, वैल्यू जीरो होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 है तो इसके नीचे ये दो वैल्यू जीरो है, यहाँ पे ये 1 है तो इसके नीचे वैल्यू जीरो है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो रहा है हमारा, ये मैट्रिक्स की आखिरी रो है। अब अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, फॉर एग्जांपल आपके पास लीडिंग एलिमेंट 1 हो और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो जीरो हो, देन वो लीडिंग एलिमेंट स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके नेक्स्ट रो में आ जाए और आप उसके नीचे जितनी भी वैल्यू हो वो जीरो, एंड सिमिलरली इसी तरह स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके लास्ट रो में आ जाए। तो हम कहेंगे कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास होता है REF, रो एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स। हैं वापस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे 4 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा कि आपने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, आपके पास यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे x y z w, आपने इनको रिमूव कर देना है और इनके साथ कॉन्स्टेंट लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल पहली रो के लिए अगर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, y के साथ सिर्फ नेगेटिव साइन हो तो -1, 2 W के साथ -1 आ जाएगा और इक्वल टू की जो भी वैल्यू उस साइड होगी वो रो के लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगी -1। सिमिलरली इन तीनों रोज के लिए भी आपने ऐसे करना है। अब अगर हम रो 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास y और z नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 0। स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में अब हमने क्या करना है कि हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगाने हैं, आपस में रो को प्लस करवाना, सब्ट्रैक्ट करवाना या 1/k किसी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने इस मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना है। अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, जो रो एचेलॉन फॉर्म की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देन इस लीडिंग एलिमेंट नीचे 1 के नीचे हमारे पास यहाँ पे ये जो तीनों वैल्यूज हैं क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी, क्योंकि जब हमने रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर सेकंड रूल पढ़ा है उसके अंदर यही है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट 1 चेक करना है, देन हमने उसके जो नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको 0 करना है, देन हमने स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करना है और हमने यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट चेक करना है और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको क्या करना है, 0 करना है, एंड सेम अगेन एंड अगेन। यहाँ से 1 की तरफ हम मूव करेंगे, यहाँ पे -4 है, अगर आगे जाके सवाल में यहाँ पे 1 ना हुआ तो हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, देन अगेन यहाँ पे अगर 1 ना हुआ तो हम 1 बना। अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास लीडिंग 1 तो है, बस हमने इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करना है, 0 करना है। तो इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। पहले आप यहाँ पे देखें रो 1 और रो 2 को। अब अगर मैं रो 1 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये 2 और ये 2 सेम हो जाएगा, और अगर मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जिस भी रो के अंदर आपने चेंज लाना होता है ना, आप सबसे पहले उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता था कि मेरे पास रो 2 में यहाँ पे चेंज आए, तो मैं रो 2 को पहले लिखूँगा, देन सब्ट्रैक्ट, देन 2 को चूँकि मैं R1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा। हम क्या करेंगे कि -2 को हम रो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, एंड सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एंड 2। ओके, देन जो आपके पास रो 2 होगी वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगी, 2 1 -222। अब यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 2 -2 0, 2 + 1 3, -4 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6, 2 -2 0 एंड 2 -2 0। आपके पास ये जो आंसर आया है यहाँ पे, आपने इस पूरे आंसर को रो 2 के साथ रिप्लेस करवा देना है। तो आपके पास रो 2 में क्या आ जाएगा, 0 3 -6 0 0। अब आपके पास यहाँ पे लीडिंग 1 के नीचे एक 0 आ गया है। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है इसकी जो लास्ट 2 वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको 0 चाहिए। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अगर हम रो 1 और रो 3 को देखें और हम इसको आपस में ऐड करवा दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 -1 क्या आ जाएगा, 0, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 -1 0।
जब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे, रो 1 यहाँ पे आ जाएगी, रो 3 यहाँ पे आ जाएगी। जिस रो में आपने चेंज लाना है वो हमेशा हम क्या लिखते हैं यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, -1 + 2 1, 2 - 4 -2, -1 + 1 0 एंड -1 + 1 0। अब ये जो पूरा आपके पास आंसर आया है, आपने क्या करना है, आपने रो 3 के साथ इसको रिप्लेस करवा देना है। वो हमने यहाँ पे करवा दिया है, 0 1 -2 0 0। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे 3 है, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो अगर हम इसको 1 के साथ देखें, अगर हम रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। करेंगे जैसे हमने पहले किया है, -3 × 1 -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3। ऐसे सिमिलरली इसी तरह हमारे पास -6 3 3 आ जाएगा। जो रो 4 होगी वो एज इट इज़ अब यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, -3 + 3 0 हो जाएगा, 3 + 0 3, -6 + 0 -6, 3 - 3 3 - 3 0 0। अब आपके पास ये जो पूरा आंसर आया, आपने क्या करना है, इसको रो 4 के अंदर लिख देना है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पहला कॉलम है हमारा वो सॉल्व हो चुका हुआ है, लीडिंग एलिमेंट 1 है और इसके नीचे तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, 0 हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करना है। जब हम यहाँ पे स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। अब यहाँ पे हम 1 लाने के लिए दो तरीके से यहाँ पे इस ऑपरेशन कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास कि आप रो 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। उससे क्या होगा कि जब 3 × 1/3 होगा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। और एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले रो 3 को देखें, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और देन उसको आप रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दें। इससे ये होगा कि जो 2 1 ज़र आपके पास 2 आ जाएगा, 3 आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, तो जब 3 - 2 सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। मैं ये वाला मेथड रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये इजी है, एक तो इसमें फ्रैक्शन नहीं आता और ये यहाँ पे जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हम रो 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1, क्योंकि 3 2 6 होता है तो -2 एंड 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास रो 2 के अंदर लीडिंग 1 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब हम इनको 0 कैसे कर सकते हैं, बात करते हैं पहले रो 2 और रो 3 की। अगर रो 2 और रो 3 को हम देखें तो अगर हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। यही काम कि जिस रो में आप चेंज चाहते हैं वो पहले आ जाएगी। रो 3 में मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 आ जाए तो रो 3 क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे पहले आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे मैं नेगेटिव किसके साथ ले रहा हूँ, इसको रो 2 के साथ। तो रो 2 की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना वो यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि रो 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। तो 0 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 एंड देन 0 0। और ये जो आपके पास रो 3 है आपकी, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी 0 1 2 0 0। 0 + 0 0 आएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 एंड सिमिलरली ये जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं भी 0 हो जाएंगी। तो आपके पास ये जो भी पूरा आंसर है आपने क्या करना है, इसको रो 3 की जगह लिख लेना है। हमारे पास यहाँ पे पूरी रो 3 जो 0 आई है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। अब डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, डिपेंडेंट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो पिछली इक्वेशन से भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 0 कैसे आया, जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई थी, सेम हो गई थी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट इक्वेशन है। जहाँ पे आपके पास एक डिपेंडेंट इक्वेशन आ रही हो, आप हमेशा चेक करते हैं कि कहीं आपकी जो नेक्स्ट रो है वो भी एक डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास रो 3 जो है वो डिपेंडेंट आ रही है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि कहीं रो 4 भी तो डिपेंडेंट नहीं है। अब इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि आपने रो 4 के ऊपर कुछ ऑपरेशन सोचना होता है कि कहीं ये ऑपरेशन लगा के हमारे पास रो 1 या रो 2 की तो वैल्यू नहीं आ जाएगी, सेम वैल्यू तो नहीं आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रो 1 की बात करें यहाँ पे, तो रो 1 के शुरू में यहाँ पे क्या है, 1 है, और इसके पहले कॉलम का क्या रूल होता है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर हम कोई ऑपरेशन ऐसा सोच भी लें कि जिससे इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, लेकिन वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, जो कि आपका मैट्रिक्स ख़राब हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रो 2 की तरफ। रो 2 में यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर मैं रो 4 को यहाँ पे क्या करूँ, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, या रो 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के रो 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा लूँ, तब मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएगी। आप इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, मुझे ये वाला इजी लगता है तो मैं इससे करूँगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो फ्रैक्शन नहीं आ रहा और दूसरा ये क्विक है। तो अगर मैं यहाँ पे
जब रो 4 को 1/3 के साथ क्या करवाऊँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। और 1/3 को जब आप 3 के साथ क्या करवाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1/3 को जब आप 2 के साथ करवाएंगे, 2 1 सॉरी 2 के साथ नहीं, जब 6 के साथ करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 3 2 -2 एंड देन 0 0, क्योंकि यहाँ पे भी एंड पे क्या है 0 0। देन अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये रो भी सेम है, ये रो भी सेम है, ये डिपेंडेंट बन रही है, तो आपने सिंपली इनको क्या कर देना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो मैं रो 4 को जिसमें मैं चेंज चाहता हूँ वो पहले आएगी, सब्ट्रैक्ट करवा दूँगा रो 2 के साथ। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0 0 0। आपने बस इसको यहाँ से उठाना है, रो 4 की जगह रिप्लेस करवा देना है। हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म अचीव हो चुकी है। कैसे, लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, इसके नीचे सारी वैल्यूज 0 है। स्टेकेस फॉर्म यहाँ पे 1 आना चाहिए, आ गया, नीचे सारी वैल्यूज क्या है 0 है। और चूंकि ये दोनों रो 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रो एचेलॉन फॉर्म नहीं है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें वापस से तो वो हमारे पास थी कि दी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू शुड बी 1। यहाँ पे सारी वैल्यूज ही 0 है, नॉन जीरो वैल्यू कोई भी नहीं आई, तो हम इसको रो एचेलॉन फॉर्म का ही पार्ट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि आपने आपके पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, आपने इसमें से इक्वेशन बना लेनी है। अब इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन सब नंबर्स के साथ ना, इन सब कॉन्स्टेंट्स के साथ मैं एक एक वेरिएबल ले लूँगा। मैं 1 के साथ x1 लिख दूंगा, -1 के साथ x2 लिख दूंगा, 2 के साथ x3 लिख दूंगा, -1 के साथ x4 लिख दूंगा, और जो आपके पास लास्ट इंडेक्स पे पड़ी होगी ना वैल्यू रो की, वो इक्वल टू के उस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं, 1x1 -x2 + 2x3 -x4 = -1। सेम इस रो के लिए भी 0 को हम स्किप कर देंगे, x2 - 2x3 = 0, और ये 0 = 0 0 = 0। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आगे किया हुआ है रीअरेंज, तो वो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा। देन स्टेप 4 की तरफ हम मूव करते हैं, वेरीफाई मिसिंग पिवट कॉलम। अब पिवट कॉलम क्या होता है, मिसिंग पिवट कॉलम क्या होता है, आपके पास रो एचेलॉन फॉर्म में कोई एक ऐसा कॉलम जहाँ पे 1 आना चाहिए था लेकिन वहाँ पे 1 नहीं आया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से हम स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करते हैं, यहाँ से स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रो के अंदर जब हम स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो x3 है ये एक मिसिंग पिवट कॉलम है। सिमिलरली हम यहाँ से जब इस फॉर्म स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे तो रो 4 के अंदर भी हम जो हमारे पास है 1 नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये भी मिसिंग पिवट कॉलम है। अब मिसिंग पिवट कॉलम हम करते क्या हैं, आपके पास जहाँ पे भी मिसिंग पिवट कॉलम आ जाए ना, आपने वहाँ पे एक नया वेरिएबल दे देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस कॉलम को क्या वेरिएबल दिया हुआ है x3, कि इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं तो मैं उनको लिखूँगा, उनके साथ मैं x3 लिख रहा हूँ, 2x3 - 2x3। तो मैं यहाँ पे अब x3 को एक नया वेरिएबल दे दूँगा, a b c d आपकी चॉइस है। सिमिलरली x4 के लिए भी ये काम होगा कि जहाँ पे भी x4 की वैल्यूज आ रही होंगी मेरे पास, फॉर एग्जांपल -1 है ना, तो -x4 आ रहा है इसके साथ, आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो x4 के भी मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल ले लूँगा। यही हमारा स्टेप 5 भी है। स्टेप 5 में आप देखें, सपोज अ न्यू वेरिएबल फॉर मिसिंग पिवट कॉलम। ठीक है, x3 के अंदर नहीं आ रहा था मेरे पास जो 1, और x4 के अंदर भी मेरे पास 1 नहीं आ रहा था, मैंने x3 को अब t कह दिया और x4 को क्या कह दिया, s कह दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली बस इक्वेशन को सॉल्व करवा देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, x1 अकेला हो जाएगा, ये जो माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x3 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली x4 यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे ये नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x2 = 0 + 2x3, 0 को हम बाद में स्किप कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें तो x2 के अंदर आपके पास क्या है, x3 पड़ा हुआ है, x2 = 0 + 2x3, तो x3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे t लिख सकते हैं। तो पुट x3 = t इन इक्वेशन 2, तो जब आप इसको इसमें पुट करवाएंगे तो आपके पास x2 की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 = 2t। अब हम अगर यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको देखें तो x1 = इसमें -1 है, x2 भी पड़ा है, 2x3 भी है और x4 भी है। तो x2 x3 x4 की तो आपके पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, x2 की वैल्यू है 2t, x3 की वैल्यू क्या है आपके पास t, और x4 की वैल्यू क्या है s। अब हम ये सारी वैल्यूज़ x1 के अंदर पुट करवा देंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, x2 की जगह क्या आ जाएगा 2t, x3 की जगह क्या आ जाएगा t, और x4 की जगह क्या आ जाएगा s। तो ये आपके पास बनेगा -1 + 2t - 2t + s। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस
ये इसमें करके कैंसिल हो गए एंड देन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x1 = -1 + s।